गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। Q&A सेशन काफ़ी अच्छा जा रहा है। कल के जो थे काफ़ी सारे पेंडिंग, कल का सेशन इस तरह से अच्छा रहा कि मैं थोड़ा स्पीड लिया और काफ़ी सारे लोगों को इंक्लूड कर लिया गया। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ मैं और स्पीड रखूँगा। मैं बीच बीच में जब पॉज देता हूँ, एक्सप्लेनेशन देता हूँ, वो कम से कम रखूँगा। जो पहला क्वेश्चन है, एक बच्चे ने पूछा हुआ है कि सर मैं ये Q&A सेशन में पार्टिसिपेट करने का आपको क्वेश्चन कहाँ पोज कर सकती हूँ। तो बेटा बहुत ही सिंपल है, आप कमेंट बॉक्स में अपने डालिए। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सभी पोस्ट को देखता हूँ, सभी कमेंट को देखता हूँ, सभी को रिप्लाई करने की ट्राई करता हूँ। होता है कि काम की वजह से, वीडियो के लेंथ के कंस्ट्रेंट से मैं शायद कभी कभी थोड़ा यानी कम लोगों लेकिन कल से 15-20 लोगों को मैंने इंक्लूड किया है। सो वेलकम एवरीवन। ये है कि भाई जो है पहला कैंडिडेट है विनिंग ब्लू प्रिंट। विनिंग ब्लू प्रिंट है सर, 19,000 रैंक है, कोई ब्रांच प्रेफरेंस नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस का भी कोई चक्कर नहीं है, और मनी इज प्रायोरिटी। तो मैं कौन सी ब्रांच लूँ? बेटा मैं ये आंसर कैसे दे सकता हूँ, मैं इसे कैसे समझा सकता हूँ कि पहले कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए। सर्जरी है, मेडिसिन है, नॉन क्लिनिकल है, कोई तो ब्रांच बचाइए। तो यही होता है कि भाई सर, और फिर आपका एपेटाइट कितना है? चलो वर्क लाइफ बैलेंस करने, मगर एपेटाइट कितना है? 10 साल 12 साल स्ट्रगल करने के लिए तैयार है या नहीं? या फिर 3 साल स्ट्रगल करने होता है? रेडिएशन उनको हो जाता है 6 या 7 साल, तो किसी भी एसएस में लग जाएगा। एज क्विक यानी जो है विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर आपको सेटल होना है तो एनएससी जब बेस्ट रहता है। लेकिन उसमें भी आजकल बड़े सिटी दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद जैसे सिटी में शायद एसएस कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपको मुझे बताना पड़ेगा आपका इंक्लिनेशन क्या है, तब ना जाके बात बनेगी। रैंक अच्छी है, अपना पैशन सोच लो और आगे बढ़ो। तो कल कितने कैंडिडेट थे जो रह गए थे, जो कई दिन से यानी वो ट्राई कर रहे थे, तो ये मैं उनको एड्रेस करना चाहता हूँ एज अर्ली एज पॉसिबल। तो ये है क्या जो है, गुड आफ्टरनून सर, आई एम मंजीत एंड उसका 31,000 रैंक है और एससी कैटेगरी से आते हैं। दिस वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट विद इंटर्नशिप एंड आई कैन गेट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी इमरजेंसी मेडिसिन फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूट्स एंड आई माई गेट DNB जनरल मेडिसिन एंड पब्लिक हॉस्पिटल एंड आई एम फ्रॉम द लोअर मिडिल क्लास फैमिली एंड आई एम रेडी टू वर्क एंड आई वॉन्ट अर्ली सेटलमेंट। तो बहुत ईमानदार आदमी अपनी यानी जो परिस्थिति है वो बता रहे हैं, अपनी जो कैटेगरी है वो बता रहे हैं। तो मंजीत वेलकम एंड आई थिंक यू गॉट अ वेरी decent rank, middle rank है। Will there be enough job opportunities and the scope in the radiation onco emergency medicine with a decent salary, and should I go for DNB general medicine? मंजीत अपना पैशन यानी वो चेस कीजिए, अपने चूज़ कीजिए, आपको क्या लग रहा है। आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस रेडिएशन ऑनको है। तो मंजीत मुझे आपने ये नहीं बताया आप कहाँ से आते हैं, आप कौन से सिटी से आते हैं, कौन से स्टेट से आते हैं। तो मैं लोगों को ये बता दूं, कई बच्चे हैं उन्होंने पूछा है कि मैं रेडिएशन उनको मिल रहा है, मुझे जॉब मिलेगा ही नहीं। एक अहमदाबाद के बच्चे ने बोला है कि मुझे 3 साल बाद जॉब मिलेगा नहीं। मैं आपको ये बता दूं कि जैसे जैसे आयुष्मान कार्ड योजना और जो है और जो स्टेट की जो हेल्थ केयर सिस्टम्स है वो जैसे जैसे बढ़ रही है, वो लोग बहुत ही एक्सपेंड कर रहे हैं। अभी तो सिटीज़ में लगे हुए हैं रेडिएशन, और प्राइवेट वाले हैं, प्राइवेट प्लेयर्स है। मान लो मेरे एक रिलेटिव है, तीन ऑनको सर्जन का वो एक ग्रुप है, उनकी अपनी खुद की हॉस्पिटल है, 40 बेड की हॉस्पिटल है या 50 बेड है कुछ। तो वो सिर्फ सर्जरी ही करते थे, तो अब उन्होंने अप्लाई किया रेडिएशन के लिए भी, तो उनके यहाँ रेडिएशन मशीन आ गया है। जब रेडिएशन मशीन आता है तो इनका क्या रहता है कि वो गवर्नमेंट स्कीम्स को भी अप्लाई करे। जब कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर है जो गवर्नमेंट स्कीम के लिए अप्लाई करता है, यानी रेडिएशन के लिए, लोग इसलिए कहते हैं कि रेडिएशन में ठीक ठाक पैसा मिलता है। प्राइवेट में जो चार्जेस मिलते हैं उसका 80% पैसा गवर्नमेंट भी देती है और वॉल्यूम काफ़ी मिल जाता है। क्योंकि जो आदमी सर्जरी में पैसा खर्च कर चुका है वो सोचता है कि मैं ये है कीमोथेरापी और रेडियोथेरेपी जो है भले ही मीडियम कैटेगरी का हो, टोमो ना मिल रहा हो, तो मैं वो गवर्नमेंट स्कीम में क्यों ना ले लूँ। तो है सर्जरी इन लोग करते हैं अपने पैसे से, सर्जन्स अपने यहाँ सर्जरी करते हैं, उसके चार्ज लेते हैं, फिर जो है गवर्नमेंट स्कीम में रेडिएशन और कीमो इसको दिलवा देते हैं। कोई बुरा नहीं है इसमें, यानी पेशेंट के लिए बेहतर है, सबके लिए विन विन सिचुएशन है। कहने का मतलब ये है कि पहले मान लो बड़ी हॉस्पिटल में GCRI में रेडिएशन होता था, HCG में रेडिएशन है, वैसे अपोलो में भी आ गया, KD में भी आ गया। हर एक सेटअप में उनको सेटअप बढ़ रहा है। पहले जो होते थे बड़े प्लेयर्स, मान लो 300 400 500 बेड की हॉस्पिटल ही रेडिएशन सेंटर रखती थी। अब जैसे ये है हमारे फ्रेंड्स है, इन्होंने 40 बेड के हॉस्पिटल में भी रेडिएशन चालू
शुरू कर दिया है। तो ये है कि ये तो अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ। गुजरात में मान लो 30 डिस्ट्रिक्ट है, उसके 30 हेडक्वार्टर्स है, तो 30 में तो है मान लो 2-2 3-3 तो लगेंगे ही। यानी ये जो है बिकॉज गवर्नमेंट का एम है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो अगर प्राइवेट प्लेयर भी कोई रेडिएशन सेंटर खोलता है, रेडिएशन मशीन लगाता है, तो उसको रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसकी परमिशन के बगैर, उसकी साइन के बगैर, जैसा होता है एनेस्थेटिस्ट साइन के बगैर आप नारकोटिक प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, नारकोटिक आप ले नहीं सकते, उसी तरह का इसका होता है। तो रेडिएशन ऑन्को में जॉब तो मिलेगी, तो इसकी इनसिक्योरिटी बारे के मत सोचिए। बाकी मंजीत आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। इमरजेंसी मेडिसिन का क्या होता है, जो डॉक्टर एसपी थी इन्होंने भी पूछा था इमरजेंसी मेडिसिन का क्या है। हर एक बड़ी जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स है, ये कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स है, इनमें इमरजेंसी मेडिसिन का होता ही है डिपार्टमेंट, उसमें रोल कॉल्स होते हैं, और यानी आपको जॉब तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी, लेकिन उसमें ये होगा कि इमरजेंसी मेडिसिन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकता, आपको जॉब ही करना है। कॉरपोरेट हॉस्पिटल, बड़ी हॉस्पिटल, इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, वो इमरजेंसी मेडिसिन वाले ही होते हैं, और आपको यानी है एटलीस्ट वर्क सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हर एक किस्म के सीवी स्ट्रोक भी मिलेगा, एमआई भी मिलेगा, ट्रॉमा भी मिलेगा, पॉइजनिंग भी मिलेगा, बर्न्स भी मिलेगा, हर एक किस्म के पेशेंट मिलेंगे, तो आपको सेटिस्फेक्शन शायद ज़्यादा मिल सकता है। तो जनरल मेडिसिन मिल रहा है नहीं, तो ये तो आपको तय करना है, आप कितना आगे जाना सकते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या, आपका सिटी क्या है, ये मुझे पता नहीं है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो आपने अपना फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल सिचुएशन बनाया, तो अगर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी मिलता है तो ले लो। मेरे ख्याल से अगर आपको ठीक ठाक जिंदगी जीनी है, तुरंत पहले दिन से अच्छे से कमाई करनी है, और आप अगर थोड़ा दूर जाना चाहते हो जहां रेडिएशन आपको सेंटर मिले, तो आप ये कर सकते हो। आई होप आई हैव आंसर्ड यू मंजीत। दूसरे हमारे कैंडिडेट हैं मान पटेल का तो हमने कर लिया था पहले। I'm sorry, I need to scroll these people, So good afternoon, sir. I'm Udit and Mahapatra. Udit Mahapatra, Dr. Udit Mahapatra. I'm a first generation doctor and who secured a rank of 5.9,000. Congratulations, Udit. You got a very good rank in this year's NEET PG. I recently came across your YouTube channel and found it very helpful to share my doubts with you. I am very helpful that people are approaching me. Mostly they are people who don't have guide and are first जनरेशन डॉक्टर्स। तो यही तो मेरा एम था, ये लोग मेरी चैनल देख रहे हो, इंस्पायर होते हैं और तुरंत दे फील फ्री टू टॉक टू मी। सो कहीं ना कहीं मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है, मेरे अंदर का टीचर है वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो रहा है। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ ग्रेटिफिकेशन। थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी, और चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प किए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। सिर्फ अपना यानी आंसर हो गया यानी बंद मत कीजिए, और लोग होंगे जिनको कोई गाइड नहीं मिल रहा, आपको मिल गया तो दूसरे को भी हेल्प कीजिए, जैसे आपको हेल्प मिली शेयर कीजिए इसको। एटलीस्ट जब आप देख रहे हैं, अगर आपको हेल्प है, सब्सक्रिप्शन बटन दबाइए, तब जाके हमारा चैनल ग्रो होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, तब जाके हमारा चैनल ग्रो हो रहा है, ऑलरेडी ग्रो हो रहा है, और ये काफ़ी यानी अच्छे वायरल इंटरेक्शंस हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं हमारे जो है ये Q&A सेशन इज अ हिट, बिलीव मी। सो आई रिसेंटली केम अक्रॉस योर यूट्यूब चैनल व्हाटएवर, एंड नाउ आई एम कंफ्यूज बिटवीन पीडिया एंड साइकेट्री। आई कैन गेट गुड कॉलेजेस ऑफ पीडिया in the states of Assam, Chhattisgarh, MP, Rajasthan, and so many states. Is getting his rank is really good. And on the other hand, I can get CIP Ranchi for psychiatry. Completely confused between the two branches. Many people told me that PDI is completely saturated and they will be declined in the upcoming years, especially if I do not have DM and psychiatry. I have heard people to me that are financially not rewarding and about you to you yourself will lose your mental health. देखो ये होते हैं ना, ये एक होते ऑप्टिमिस्टिक लोग, होते पैसिमिस्टिक लोग। सो पैसिमिस्ट एंड ऑप्टिमिस्ट, मुझे ये लग रहा है कि आपने इतनी अच्छी रैंक में भी, इतनी अच्छी रैंक में भी यू ग्रेजुएटेड टू 2 ब्रांचेस ओनली, पीडियाट्रिक एंड साइकेट्री। सो आई कमेंड यू फॉर दैट, आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट। और मुझे ऐसे बच्चे बहुत ही लगते हैं जो बहुत ही सुलझे हुए हैं। इन जब MBBS होंगे तभी से शायद मुझे मिस्टर महापात्र, डॉक्टर महापात्र, आपने शायद ये चूज़ किया होगा कि आपको कौन सी ब्रांच अच्छी लगी, आप रोटेशन की होंगे साइकेट्री में। अगर आपको पैशन हुआ है, आपको पसंद आई है, तो मैं जो है बीच में किसी ने बोला था कि सर आप साइकेट्री को तो डिस्करेज कर रहे हो। भैया मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोलने का मतलब मेरा ये है कि साइकेट्री अगर आपको लेना है तो उसके अंदर से आना चाहिए, आप में वो पैशन होना चाहिए, आप में वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आप में वो क्षमता होनी चाहिए, मेंटल, आपका भी मेंटल स्टेबिलिटी होना चाहिए। यानी
आपको है जैसे है इंडिया जैसे कंट्री में थोड़े ऑड्स के साथ आपको यानी प्रैक्टिस में जाना होगा, कुछ नई सोच के बारे में जाना होगा, पेशेंट्स को अपने तक लाना होगा या आपको पेशेंट्स को वहाँ पर उनके वहाँ अप्रोच करना होगा। क्योंकि आए दिन थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ या थोड़ा सा कुछ हुआ, ब्लूज हुआ, स्ट्रेस हुआ, लोग तो वहाँ ये होते हैं कि कल जैसे था, कल रात के सेशन के बाद मैंने बहुत स्ट्रेस फील किया, मुझे हेडेक हुआ, मैं डिनर पे गया तो मुझे सोने में भी काफ़ी टाइम लगा। तो दिस इज़ अ स्ट्रेस सिंड्रोम यानी ओवरवर्क का स्ट्रेस सिंड्रोम। तो स्ट्रेस सिंड्रोम के लिए भी अगर मैं यूएस में होता तो मैं साइकेट्रिक के पास पहुंच जाता, यहाँ तो नहीं ना पहुंचते। फिर मैं है रात को आराम सो गया, थोड़ा अच्छा गया, थोड़ा फ्रेश हो गया, नहा लिया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको भी लग रहा होगा मैं फ्रेश हूँ। तो हम लोग इस तरह से डील करते हैं, वो लोग इस तरह से डील करते हैं। साइकेट्री के बारे में मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ अच्छे साइकेट्रिस्ट आए, अच्छे यंग साइकेट्रिस्ट आए, नई सोच लेके आए। तो महापात्रा जी मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, साइकेट्री कीजिए, फॉरेन में जाइए, फेलोशिप कीजिए, अच्छे से वहाँ देखिए वहाँ सिस्टम क्या है, और मैं चाहता हूँ वो सिस्टम आप इंडिया में अप्लाई कीजिए। फिर यहाँ पर आप एक नई सोच लाइए, स्कूल से अटैच हो जाइए, इंस्टीट्यूट से अटैच हो जाए, किसी एनजीओ की हेल्प लीजिए, उस तरह से लोगों को अप्रोच कीजिए। जो है कम्युनिटीज़ में जाइए, लोअर कम्युनिटीज़, हायर कम्युनिटीज़, वट एवर, स्कूल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, आप उसके वीडियोज़ बनाएं, आप अपने सोशल मीडिया में प्रोजेक्शन करके मेंटल हेल्थ कितना बड़ा प्रॉब्लम है। सेक्सुअल प्रॉब्लम भी कितने सारे हैं, सिटीज़ में तो बहुत सारे हैं, इम्पोर्टेंस प्रॉब्लम कितने सारे हैं, लोग फालतू क्वैक के चक्कर में पड़ जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं। मान लो किसी को सेक्सुअल डिसऑर्डर हो, किसी को इम्पोर्टेंस हो, तो पहला डॉक्टर जो अप्रोच करना चाहिए वो साइकेट्रिस्ट होता है। लेकिन ये लोग कोई किसी को पता ही नहीं मैं क्या करूं। आजकल जिस तरह के रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, मैरिजेस टूट रहे हैं, जॉब्स का जो सिचुएशन है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, सिटीज़ में जो ट्रैफिक होता है, पोल्यूशन होता है, काफ़ी सारा स्ट्रेस, काफ़ी सारा डिप्रेशन लोगों में है। इसीलिए आप देख रहे हैं अर्ली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो रहे हैं, यंग पेशेंट्स डेथ हो रही है, यंग डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की जो है, यंग लोगों को इन्फार्क्शन हो रहे। क्यों? ये है स्ट्रेस। अगर आप ऐसे सोच ला सके, अपने आप को प्रमोट कर सके, और अगर आप खूबसूरत सा यानी साइकेट्री है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि यानी इंस्टीट्यूट एकदम बेकार होना चाहिए, अंधेरा सा होना चाहिए, नहीं। आप एकदम साफ सुथरा मॉडर्न तरीके से जहां आप काउंसलिंग करते हैं पेशेंट को, तो वो भी काउंसलिंग रूम भी एक अच्छा सा होना चाहिए, पेशेंट को फील हो, कंफर्ट हो। और अपने साथ अपने हैं साइकोलॉजिस्ट को भी रखे, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट हैव टू practice tandem। ये होता है रियल। Psychiatrist is who does pharmacological treatment of the psychiatric disorder, and psychotherapy is the actual psychotherapy, hypnosis है, feedback है, desensitization है, वो यानी नॉन फार्मास्यूटिकल वे से ट्रीट करता है। मेरे ख्याल से आप बहुत मोटिवेटेड हो, रैंक अच्छी है, अच्छे इंस्टीट्यूट में साइकेट्री मिल रहा है, मान लो निमहैंस में अगर आपको चांस मिल जाता है, मान लो फॉरेन में नहीं मिलता है, तो आप ट्राई कीजिए, आप वो कैंडिडेट हो जो निमहैंस जा सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड समथिंग निमहैंस एंड न्यूरो साइंसेस, ये है इंडिया का नहीं, ये वर्ल्ड का माना हुआ टॉप इंस्टीट्यूट है। निमहैंस में जो कोई पढ़ता है, निमहैंस में जो कोई फेलोशिप करता है, मैं दावे के साथ करता हूँ कि अगर महापात्रा जी आपने निमहैंस में साइकेट्री किया, अगर आपने निमहैंस में साइकेट्री किया, आपने यूएस में दी और यूएस में अप्लाई किया, यूके में अप्लाई भी, यूके आप गए, आप निमहैंस के कैंडिडेट हो, तो आपको डायरेक्ट ऑफर हो जाएगा। You'll be directly offered residency. This is the value of NIMHANS. India has certain institutes in India also so good, and that their potential and their this thing recognizes so well that they just see this candidate has come from there. So they know that this candidate वहाँ से आया तो किस तरह से पहुँचा होगा, क्या स्टडी होगी, इसके प्रोफेसर्स क्या रहे होंगे, इतना ही काफ़ी है। तो ये एडवांटेज है। आई थिंक यू शुड टेक अप साइकेट्री, डोंट सी योर नेम। आई एम नॉट नेगेटिव फॉर साइकेट्री, दोज हु हैड अदर आस्क क्वेश्चन, आई एम रियली पॉजिटिव, बट आई वांट साइकेट्री टू बी practiced how it is practiced in West. Okay, I hope it's a larger message to many people who are seeking psychiatry. I have another candidate, और इनका नाम है सत स्वरूप बोले, गुड इवनिंग सर, my rank is 17,000. I always wanted a surgical branch, preferably ortho more than surgery. MS ortho I don't think I will get if there is not a huge positive shift. Last 2 years मैंने 50.3 तक गया था, तो ये बोल रहे हैं कि शायद इन्हें MS ortho I don't think I will get unless there is a positive shift. DNB ortho passing rate is very bad, so I am not considering it. I am considering DNB general surgery in good institute with better than MS
in periphery. DNB general surgery in good institute. Okay, fine. They're better than that's a good thought. I'll come to the earlier point that he mentioned. In my rank, I won't get a very good government institute, but corporate DNBs like Bridge Candy, Manipal, Bangalore, Saifi, Just Log, I have a chance that I can do that. भाई क्या बात कर रहे हो भाई, क्या ही बात कर रहे हो। तो यानी आप बोल रहे हो कि आपको जल्द सर्जरी इन इंस्टीट्यूट में मिले, ये भी एक बहुत बड़ा है भाई। जो हो आप सच स्वरूप भाई, अच्छे से नाम लिखिए, नाम इंट्रो कीजिए, मुझे अपना ढंग से नाम तो बोलने दीजिए वीडियो में। आपके जो सिनारियोज, आपकी जो चीज़ है बहुत ही यूनिक है और इस पर थोड़ी सी डिबेट हो ही जाएगी। मैं रोक नहीं पाऊंगा अपने विषय में बोलने के लिए। ओनली वन थिंग इज आई फियर इज इन द सर्जरी आई हैव टू अगेन ग्राइंड एज द नीट, यानी ग्राइंड से इनको प्रॉब्लम है। जनरल सर्जरी सैचुरेटेड है। आई एम कंफ्यूज व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई प्लान। आई एम पॉजिटिव अबाउट एडिशन, सो मैनी सीट्स विल बी get MS ortho somewhere in R3, but there has been zero difference in the seat and whatever. I am not falling into all these metrics and what is available, what is not, but I want to just advise you when you guys decide कि ये दो में से मैं क्या करूँ, मेरा पर्सनालिटी ये है, मेरा बैकग्राउंड ये है, मेरा सिटी है, ये मेरा एम है, ना कि किस सीट में क्या मिल है, कौन से रैंक में क्या मिल रहा है। ये तो आपको मुझे बनाए इस साल। नेक्स्ट ईयर आई विल ट्राई टू come up with more data. So I am confused. Should I wait till R3 or MS ortho, whatever? R3 means he's saying third attempt, I guess. Besides all these things, I have make my parents understood about the phase I am in, and even though it's my first attempt, I know I can persistently study for next year and a good rank, and I feel DNB is a mediocre degree. They want me to keep grinding for whatever to get aims and whatever, keep dropping in this first generation doctor with no financial backup, no handle all this stress when my closest friend is AIR1. Oh my god, उसका closest friend है AIR1 है, क्या ही बात है। I'm the first person admitting इनका फ्रेंड है वो AIR1 है। डोंट वरी, एवरीबडी डजंट गेट फर्स्ट रैंक। यानी ये है, मैं आपको एक बताता हूँ। एम्स में मान लो 100 सीट है, या दिल्ली में मान लो 1000 सीट है, या मान लो बॉम्बे में अच्छी कॉलेजेस मान लो 500 सीट है, जिसका रैंक फर्स्ट आया उसे भी वो सीट मिलेगी, जिसका रैंक 100 आया उसे भी एम्स में मिलेगा। मान लो जनरल सर्जरी की 10 सीट है एम्स में, पहले रैंक मतलब 10 के 10 वो मानते हैं कि हम जनरल सर्जरी करेंगे, तो आपके जो फ्रेंड है फर्स्ट वाले भी जनरल सर्जरी करेंगे, 10 वाला भी जनरल सर्जरी करेगा। इट्स नॉट लाइक समटाइम्स इन द एग्जाम्स इट्स बाय लक दैट आपका एक MCQ नेगेटिव रह गया, आपने मार्क कर दिया, नेगेटिव मार्क हो गया, आपका रैंक गिर गया। ये जज नहीं करता ये रैंक 1 हो या आपकी जो रैंक हो, ये जज नहीं करता कि आप क्या हो। ओके, ऑल मैटर्स इज सक्सेस डजंट कम विथ ऑल दीज नंबर्स। आप पढ़ लो, यानी यही होता है कि भाई मैंने अपनी लाइफ में देखा है। पहले आप पूछते हो कि मुझे ये MBBS के परफॉर्मेंस ठीक है, वो हेल्प करते हैं आपको आगे जाने के लिए। MBBS में अच्छा पढ़ा होगा, हर एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो जब डॉक्टर बन के निकलोगे तो पूरी नॉलेज होगी, फार्मेकोलॉजी की नॉलेज होगी, माइक्रो की बारे सर्जन है, माइक्रो की नॉलेज होगी, क्या इन्फेक्शन है क्या नहीं, क्या रेजिस्टेंस है पता होगा, क्या पैथोलॉजी है पता होगा, हीलिंग क्या होता है पता होगा। उस तरह से अपने केस को आप डील करोगे। ये फ़र्क तो जरूर पड़ता है, छोटे छोटे के लिए थोड़ी ना आप इन्फेक्शस डिजीज़ को बुलाओगे, ये फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है। लेकिन प्रैक्टिस में सक्सेस होना अलग ही बात है। प्रैक्टिस में सक्सेस होना, स्किल डेवलप करना, और फिर पेशेंट को ऑपरेट करके उसका विश्वास जीतना, और वो दूसरे पेशेंट को रेकमेंड करे और आप उसको रिजल्ट्स दें, ये अलग ही बात है। मैं है ना लोग ये सोचते हैं कि मेरी ये डिग्री है और मैं रैंकर हूँ, और डरमेट अभी ट्रेंड चल रहा है तो मैं तो डरमेट ही लूँगा, क्योंकि मैं रैंकर हूँ। सब रैंकर्स डरमेट ले रहे थे पिछले साल, मैं भी लूँगा। तो आप क्या सोच रहे हो, आपने डरमेट ले लिया, डरमेट पास हो गए, आप बैठ गए, चलो भाई मैं डरमेट हूँ, मैं AIR1 हूँ, आ जाओ मेरे पास। भाई ऐसे कोई नहीं आता, ऐसे थोड़ी ना पेशेंट आता है। मान लो आप AIR1 रैंक है, दोनों की सेम डिग्री है, तो वो भी डरमेट है और कोई 100 वाला भी डरमेट है, तो हो सकता है 100 वाले का ज़्यादा ही चलेगा। उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंस है, उसकी स्टाइल ऑफ डीलिंग डिफरेंट है, उसकी स्किल सेट अलग है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो आप DNB मुझे इंस्टीट्यूट, पहला तो मैं ऑब्जेक्ट करूँगा, आपने बोला DNB मीडियोकर डिग्री है। नो,
Now, if you're saying that with AIMS, then definitely you may feel कि AIMS का DNB, लेकिन आप जिन हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, जसलोक, शेल्फी, मणिपाल, बेंगलोर, सैफी, जसलोक, क्या क्या बात कर रहे हो? ये जो है सैफी और जसलोक है, बॉम्बे के डॉग्स। बच्चों, आपसे स्क्रॉल कीजिए, जस्ट टाइप सैफी हॉस्पिटल, गूगल एंड सी व्हाट काइंड ऑफ हॉस्पिटल है। गुड़गांव चौपाटी के सामने, जैसे मतलब कोई ताजमहल हो गया। और मैं आपको एक डिस्क्लोज करता हूँ, डॉक्टर संकेत मेहता जो सबसे बड़े लीवर सर्जन है और साइटोडिरेक्टेड हाइपेक सर्जन है, सबसे बड़े जीआई उनको सर्जन है, जीआई गायनेक उनको न्यूरो उनको इंडिया में है। CRS हाइपेक सर्जरी इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्होंने की हुई है, तकरीबन 2000 किए हुए अभी तक। सबसे बड़ी सर्जरी एब्डोमेन की मैं बोल रहा हूँ, और सबसे रेडिकल सर्जरी ये करते हैं। ये सैफी में जाते हैं, HN रिलायंस में जाते हैं, ब्रिज कैंडी में जाते हैं, इनका खुद का भी है। ये जो भी हॉस्पिटल बोल रहे हो वहाँ इतने टॉप कंसल्टेंट है, आपका इंटरेक्शन इनसे होगा। मुझे पता नहीं वो DNB वहाँ पर कर रहे हैं, उनके अंडर में कोई रेसिडेंस है या नहीं। जनरल सर्जरी इन ब्रिज कैंडी, इट्स नॉट ए जोक। वहाँ से आप पढ़ोगे, मान लो हैंड्स ऑन वर्क की जो बात हो रही थी कल, बहुत ही डिस्कशन हो गया भाई हैंड्स ऑन वर्क। हैंड्स ऑन वर्क की जब आप बात करते हो तो आप क्या मान लो, चलो आपको एम्स में हैंड्स ऑन वर्क, एम्स में नहीं मिलेगा भाई हैंड्स ऑन वर्क। मैं ना डॉक्टर अनिल जैन जो सबसे बड़े कार्डियक सर्जन हैं यहाँ पर वेस्टर्न इंडिया में, और यहाँ पर गुजरात में इनका बेटा डॉक्टर कुणाल जैन, नाम ले रहा हूँ कोई बात नहीं, वो एम्स दिल्ली से पास आउट है, 6 महीना इसे हो गया आया है। मैंने इसे पहला प्रश्न पूछा था, क्या कल सर्जरी करेगा कुणाल? कुणाल बोला, छोड़ो सर, कहाँ से सर्जरी करूँगा, अभी तो मैं सीखूंगा। डॉक्टर जैन से बोला कि सर आपका बेटा तो बहुत ब्राइट है, शादी में मैं गया था, बहुत ब्राइट बच्चा है, मैंने इसे इंटरेक्ट किया, ये तो लग जाएगा। जैन बोले कि अभी तो बच्चा है, सीखने दो विमल उसको, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं हैंड्स ऑन वर्क एम्स में नहीं मिलता बेटा। एम्स में ये होता है कि आपका एक CV होता है, तगड़ा CV होता है, यानी रिसर्च वर्क होता है, पेपर प्रेजेंटेशन, पब्लिकेशन आपको मिल जाएंगे, एक प्रोटोकॉल बेस्ड प्रैक्टिस मिलेगा, अच्छे प्रोफेसर मिलोगे, सीखोगे बहुत कुछ, लेकिन एप्लीकेशन तो बाहर आके ही करना पड़ता है। मान लो आप जनरल सर्जरी, आपने 10 कोलिसिस्टेक्टोमी R3 में हो गई, 10 लेप्रोटोमी कर ली, और कल को आप पास होकर आते हो, तो आप ये सोच रहे हो कि आप प्राइवेट में आके सीधा बैठोगे, बोले मैं लेप्रोटोमी को लैब को लिए आ जाओ पेशेंट? कहाँ से भाई? 10 तो कुछ नहीं होता है, कितना मिलेगा रेसिडेंसी में? 1000 वाले भी चक्कर खाते हैं। सो आने के बाद तो आपको एक्सपीरियंस लेना ही है, वर्क करना ही है, ऐसे नहीं होता। जिस हॉस्पिटल की तो बात कर रहा है वहाँ जाओ, एक बार देखो, बॉम्बे का देखो, बॉम्बे के ये सेंटर्स देखो, स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर्स है। कोई फालतू लोग, फालतू कंसल्टेंट्स वहाँ नहीं आते भाई, उनसे भी तो सीखोगे। DNB के पास रेट की बात की, DNB के पास रेट की बात की, DNB का पास रेट कम है, हो सकता है MDMS से, तो फॉरेन में तो DNB वैलिड है। क्यों? क्योंकि हाई स्टैंडर्ड्स है। एक बाजू आप बात कर रहे हो AR1 की, ये आपके फ्रेंड को ARI1 ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, और एक बाजू आप बात करो DNB डिफिकल्ट है। क्या बात कर रहे हो? क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि वो सब कुछ पूछेंगे आपको, अब वो पूछेंगे आपके थियरीज कितने क्लियर है, इनका डेजर्टेशन होता है, अच्छा होता है, इनका डेजर्टेशन ऑथेंटिक होता है। ये जिस तरह के एग्जाम लेंगे आप तब के निकलोगे। मान लो 2 अटेम्प्ट हो गए, क्या फर्क पड़ता है? मान लो MDMS में आपका कोई प्रोफेसर ऐसा हो गया जिसकी चढ़ गई, आपसे अनबन हो गई, वो भी तो रोक देगा, वो थोड़ी पास करेगा आपको। सोचो। आई थिंक आई हैव क्लियर्ड योर माइंड. It will be unfortunate that if you are wasting your year and you are not trying these DNBs. I am really upset with your thought, with a negative mind of thought. You have to don't grind yourself for one more year. Take these. दूसरा क्या होता है, बॉम्बे जैसे सेंटर में जब आप चाहते हो, ऐसे हॉस्पिटल में जाते हो, आप एक सडनली अपलिफ्ट हो जाते हो। मान लो एक भावनगर, राजकोट या किसी हरियाणा के या हिमाचल प्रदेश में कोई काम कर रहा है, वो भी वहाँ DNB कर रहा है, आपने बॉम्बे से DNB की, सैफी, ब्रिज कैंडी, बोलो भाई, अमिताभ बच्चन वहाँ आता है ट्रीट करने, सो जाता है, लता मंगेशकर वहाँ आती थी, दुनिया भर के सेलिब्रिटी, दुनिया भर के यानी कंसल्टेंट्स, इनसे आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया भाई, सुपर स्पेशलिटी में भी सेट हो जाओगे। क्या you know the scale of Bombay? You don't know. Just visit Bombay. If you're Delhi, don't think Delhi and Bombay are the same.
बॉम्बे में जाओगे, मान लो पैसे वगैरह का सब देखोगे तो चक्कर खा जाओगे। थोड़ा डिस्कशन लंबा हो गया, लेकिन मुझे इसका ब्रेन वॉश करना है भाई मेरे। साउथ बॉम्बे का तुझे पता है क्या चार्जेस होते हैं? मान ले तो वहाँ हो गया, तो एक बड़ा कंसल्टेंट बन गया, वहीं डीएनबी एसएस कर लिया। डू यू नो साउथ बॉम्बे के सर्जन्स और एनेस्थेटिस्ट कितना कमाते हैं, क्या चार्ज करते हैं? मान लो मैं यहाँ एक कमांडो सर्जरी का 25-30 हज़ार लेता हूँ, साउथ बॉम्बे में लाख रुपया लेगा। मान लो सर्जन यहाँ 1 से 1.5 लाख लेगा एक कमांडो सर्जरी का, वहाँ 10 लाख लेगा। साउथ बॉम्बे के लोग आते हैं, बोलते हैं भाई हमें ऑपरेट करो, पेशेंट पैसे की तो बात ही मत करो। पेशेंट पैसे की बात ही नहीं करता। आप 25 लाख का बिल दोगे, वो हंसी खुशी 25 बोलेगा और 5 दे दो। इस टाइप की प्रैक्टिस है। साउथ बॉम्बे के एनेस्थेटिस्ट से 2-3 जन मेरे काफ़ी क्लोज है, मैं नोन है, सीनियर्स है, सेलिब्रिटी एनेस्थेटिस्ट है। रोज का 3-4-5 लाख कमाते होंगे एक एनेस्थेटिस्ट, रोज का 3-4-5 लाख। सोचा है कभी? 2-3 लाख कमा रहे एनेस्थेटिस्ट रोज का? सोच भाई, इससे ज़्यादा आई कांट मोटिवेट यू ब्रदर, प्लीज थिंक। आ गए हैं कि भाई ये दूसरे हैं, एक नए कैंडिडेट है कृतिका, डॉक्टर कृतिका। वेलकम डॉक्टर कृतिका। बोले हेलो सर, आई हैव रैंक ऑफ 11.5, आई वांट एमडी और डीएनबी पीडियाट्रिक्स इन मुंबई, पुणे और गुजरात। आई डोंट हैव एनी फाइनेंशियल सपोर्ट, सो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन ऑफ प्राइवेट कॉलेज। कैन यू गिव मी information about the good institutes in Mumbai, Pune that I should, but priority wise, and also some information about the ESIC hospital in Ahmedabad, Sheikh Warilal General Hospital in Ahmedabad, and normal hospitals in Surat, like about the patient load, stipend, passing rate, etc. टॉक्सिसिटी इन्होंने बोली है, तो टॉक्सिसिटी पे ऊपर एक वीडियो आने ही वाला है। टॉक्सिसिटी इन रेसिडेंसी, आप लोग पहले अप्लाई कर लो, मेरे तरफ से 5 तारीख से आपका स्टार्ट हो रहा है, आप अप्लाई कर लो, फिर मैं बोलूँगा। जब आपका रेसिडेंसी नज़दीक आने वाला है, मैं बोलूँगा टॉक्सिसिटी इन रेसिडेंसी, दिस शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया। Also, I have some chances of getting the MD beds in GMC and Maharashtra, but in the state around 3. But if I get allotted in AIQ3, it won't be able to participate in whatever. अब ये है, आपने गुजरात का पूछा है, आपने अहमदाबाद का पूछा है। सूरत के जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ मेरी कलीग है, वो शायद एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डॉक्टर अर्चना। I can definitely give you a feedback if you're really applying there, and if you're going there, I can give you her contact and she will respond you point by point, that I can bet. वाडीलाल हॉस्पिटल की जो बात करी है, वो यहाँ का जो है, यहाँ का म्यूनिसिपल हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा है। बीजे मेडिकल के बाद सबसे बड़ा हॉस्पिटल वाडीलाल हॉस्पिटल है अहमदाबाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसवीपी जो है थोड़ा वहाँ सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, थोड़ा पेशेंट लोग कम हुआ है, लेकिन प्रोफेसर्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे। मैंने आपको बोला था कि जो वहाँ प्रोफेसर होते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस करते, तो करते क्या हो, मान लो वहाँ सर्जरी कम मिली या कम हो रही है, तो सर को बोल दो, सर आपके जो है यहाँ के आवर्स के बाद आप जब प्राइवेट में जाओगे, सैटरडे संडे जाओगे, आफ्टरनून के कॉल्स प्राइवेट में करोगे, मैं आपसे साथ आऊँगी, मैं आपके साथ सर्जरी करूँगी। मैं देखता था, जैसे डॉक्टर पंकज मोदी का बोला, इनके रेजिडेंट थी, एक लड़की थी, बहुत ही होशियार थी, मैं नाम भूल गया। मैं बोला बेटा, तो लड़की हो के जिस तरह की यानी जनरल सर्जरी की रेसिडेंसी करे, हैट्स ऑफ टू यू। क्या ही परफॉर्म कर रही थी वो, एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी। सर को बोलती थी, सर चलो आवर्स खत्म हो गए, उसके बाद आप जब प्राइवेट जाओ मुझे आप ले जाओ, हर्निया करो, वेरिकोस करो, लैप्रोटमी करो, मैं आपके साथ आती हूँ। चाहती तो उसे वो कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, वो तो रूम पे सो जाती या पढ़ाई कर लेती, घूमने चले जाती फ्रेंड के साथ, लेकिन उसमें वो तकस थी। मान लो मुझे 2 केस कम पड़े, 2 केस सर प्राइवेट में कर ले तो वो भी देख लूँ, प्राइवेट सेटअप भी कर लूँ, कॉन्टैक्ट्स भी बना लूँ। ये सब आपके ऊपर है, क्या करना, कैसे करना, कौन से में अप्लाई करना, और पूरा लिस्ट तो मैं नहीं दे सकता मुंबई पुणे के बारे में। यू आर फ्रॉम मुंबई, आई थिंक यू आर फ्रॉम व्हाट मुंबई, एंड आई थिंक यू आर वेल वर्स्ड। आई थिंक योर रैंक इज डिसेंट इनफ एंड यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। डीएनबी मिल रहा है, डीएनबी ले लो, गवर्नमेंट में गवर्नमेंट मिल रहा हो। ESIC अहमदाबाद के बारे में पूछेगा, आई विल नॉट गिव यू अ गुड रिव्यू अबाउट ESIC अहमदाबाद। अब मुझे ये पता है कि जब अहमदाबाद में आप लेते हो, तभी बच्चों, जब मैं ऑल इंडिया दिया तो उस टाइम तो नीट नहीं था, ऑल इंडिया था, मुझे पता था
कि मैं जब ऑल इंडिया रैंक लिया, मैं अहमदाबाद का ही हूँ, लेकिन ऑल इंडिया कैटेगरी से जब आता हूँ तो उन लोग पोस्टिंग ईएसआईसी में ही देते हैं। ये बीजे मेडिकल की जो सीट है, ईएसआईसी की जो आप बात करें, वो बीजे मेडिकल की जो सीट्स है वो उन लोग ईएसआईसी में देते, ऑल इंडिया वाले को वहाँ भेज देते, वो बीजे मेडिकल में नहीं देते। ये बहुत ही घटिया चीज़ करते हैं इन लोग, और मुझे कहीं ना कहीं ये पता चल गया था, इसीलिए मैंने अहमदाबाद नहीं लिया, समझे ना। एनएचएल है म्यूनिसिपल, वहाँ ठीक है, एनएचएल में मिल जाएगा, लेकिन एनएचएल के भी दूसरी 2-3 हॉस्पिटल है, वो भी ठीक है, एलजी हॉस्पिटल है, ये सब है, शारदा बेन, वो ठीक ही है, तो वो ठीक है, एनएचएल ठीक है। बीजे मेडिकल ये ऐसा ऐसे ठीक नहीं है, उस लेवल का काम ही नहीं है वहाँ। तो मैं नहीं किया, मैं बड़ौदा गया। उस टाइम में गुजरात में था, जो ऑल इंडिया रैंक की जो थी, एनेस्थीसिया की सीट कोई खुली ही नहीं थी, किसी ने ली ही नहीं थी। आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेक अ सीट ऑफ एनेस्थीसिया फ्रॉम ऑल इंडिया। वो चौंक रहे थे, भाई तू पहली सीटें पूरा गुजरात खाली पड़ा है, अहमदाबाद क्यों नहीं दे रहा। नहीं, मैं बड़ौदा लूँगा, मुझे पता था। ये ऐसे निकाल दे, एनएचएल ठीक है, सूरत का मैं तुमको करवा सकता हूँ, मुंबई पुणे का मैं बैट नहीं कर सकता, लेकिन जो भी मिल रहा है, आई थिंक योर एम शुड बी बेटर टू कृतिका, टू गेट थ्रू अ डिग्री। तुम्हें तो सर्जरी करना है, एसएस करना ही है, तो पहला रास्ता खुलता है, डिग्री ले लो, पेड है, ले लो, ले लो, ठीक है। आई थिंक यू शुड नॉट गो फॉर पीडियाट्रिक्स, यू शुड गो फॉर, you want surgery, right? Or no? I don't know. DNP pediatrics मिल रहा है, and I'm going to get whatever. So whatever you're saying, telling me, या जो है कि NHL की जब बात कर रहे हो, NHL की अगर पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की बात है, तो NHL जो है उसके अंदर में जो LG हॉस्पिटल आती है, तो LG हेल्प पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो हमारी रिलेटिव है, मेरी वाइफ की कज़न सिस्टर है, उनसे मैं बात करवा देता हूँ। हम लोग उनसे कांटेक्ट करके, जब आप डिसाइड करो अगर लेते हो, तो वी कैन डेफिनेटली रिकमेंड यू। Dr. Halak Joshipura is her name, and she is a professor and head of department in the LG hospital, which is under NHL. शायद उसमें आपको पोस्टिंग मिले। So thank you very much. We move ahead to another candidate. अब इनको मैं तो पर्सनली जवाब दे दूंगा, पहले भी क्वेश्चन पूछ सके, सब क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक है, इनका है आईडी एक है। सर गुड मॉर्निंग सर, आई सॉ योर वीडियो, अमेजिंग वे फॉर यू, गाइडिंग इज अमेजिंग सर, माय नेम इज यश। यश, आई थिंक आई हैव आंसर्ड यू, राइट? आई थिंक यश को तो मैं बता चुका हूँ पहले, आई डोंट नो, यश आई हैव आंसर्ड यू। लेट मी टेक व्हाट ही इज सेइंग, विल टेक इट अनदर टाइम, राइट? So I'll go back to the YouTube comments again. We'll go back to the fresh comments that have come in there. So we have Dr. Gargi Bhosle. So Dr. Gargi Bhosle, she's a female doctor, and she's against her 15,000 rank. Can I take radiation oncology? Radiation oncology के मेरे वीडियो में जाए, अपना डाउट क्लियर कीजिए, ज़्यादा डिस्कशन का मसला नहीं है, इसमें ही मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के बारे में बोल चुका हूँ ऑलरेडी। Go for it if you are really decided. Dr. Urvi Swami, Dr. Urvi Swami, I guess she is also a female doctor, 34,608 rank, OBC category, DCH is possible. Dr. Urvi, I have told you, I am not going to the matrix, which rank gets what. I am not into the data this year. So I'm sorry for that. Next year will come up. You can match your data and see if you're getting it or not. Dr. Hussein Nisha, I think she's a female doctor. Sir, can you tell me hematology branch कैसी है? Please help. थोड़ा brief. हेमेटोलॉजी ब्रांच है, काफ़ी अपकमिंग है, लोग यानी अपकमिंग ब्रांच है, डेवलपिंग ब्रांच है, लोग कितने, लोग कम है, ऑनको बढ़ने वाला है, टारगेट थेरापीज बढ़ने वाली है, जो है कैंसर की ट्रीटमेंट में फार्मास्यूटिकल थेरापीज बढ़ने वाली है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट बढ़ने वाला है। अहमदाबाद में कितने होंगे बोन मेरो ट्रांसप्लांट लोग? बीएमटी लोग, एचजी में एक है, शायद अपोलो में एक होगा, 5 से ज़्यादा नहीं होंगे, सिविल में 1 या 2 है। जिस तरह से बढ़ेगा, जिस तरह से इकोनॉमी सुधरेगी, पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो डेफिनेटली ये भी बढ़ेगा। इंटरेस्ट है, मिल रहा है, सोच रही हो, ले लो, आपके लिए ठीक ब्रांच लग रही है डॉक्टर हुसैन शाह।
जो फोकस बच्चे होते हैं एक ही ब्रांच के बारे में पूछ रहे, कहीं ना कहीं डिसाइड करते, मुझे वो बहुत पसंद आ रहे हैं कि एटलीस्ट इनका पर्सनैलिटी वो इनका ये है कि जानते उन्हें क्या करना है। डॉक्टर मनीषा खान, Manisha San Khan. I am not able to announce what. I'm sorry if it is pronounced differently. Dr. Manisha Khan, sir, please give a live session. Very high time. It is for other students are feeling very tense regarding the counseling. Manisha, I'm trying to fit in, like if I can do that live session, let me think. We'll have a discussion. I'll put a poll on my, this thing. पहली बार मैं poll डालूंगा अपनी चैनल पे, आप बोलिए live session करना है, कब करना है, शायद कल evening session में शायद मैं कर पाऊँ. I've never done a live session. I'll try it. Tomorrow evening let us try a live session. बच्चों ये याद रखिए, मुझे बताइए, मैं वहाँ पोल डालूंगा, वहाँ पर 2-3 टाइमिंग में डालूंगा. कल भी मेरे कॉल्स हैं, आई एम बिजी एट वर्क टुमारो ऑल्सो, बट आई ट्राई टू फिट इन लाइक लेट आफ्टरनून या इवनिंग का टाइम. लेट अस ट्राई अ लाइव सेशन, व्हाई नॉट. हेलो सर, मोनिशा खान का ये हेलो सर. सर आपको Q&A के लिए क्वेश्चंस कहाँ पूछ सकते हैं? मोनिशा मैंने बोल दिया, आप कमेंट कीजिए. दैट विल हेल्प द चैनल टू ग्रो ऑल्सो. और मैं कमेंट मेरे को ईजिली दिख जाते हैं. डॉक्टर जीत रवानी पूछ रहे हैं सर अबाउट फार्मेक वर्सेस बायोकेमिस्ट्री. एनी डे इट विल बी फार्मेकोलॉजी, नॉट बायोकेमिस्ट्री. I don't know where biochemistry get placed, but they do get placed in pharmac company. But pharmacology versus biochemistry, then it is definitely pharmacology, because I know people who are in pharmacology. मेरे senior, मेरे junior बहुत ही तगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं. And they have a set life, अलग किस्म की लाइफ, नॉन क्लिनिकल है लेकिन वो ऐश कर रहे हैं. डॉक्टर वंदन है. डॉक्टर वंदन, हेलो सर, दिस इज डॉक्टर वी फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र. MBBS 2018 बैच, नीट PG रैंक 27,000, and I can get DNB ortho, DNB anesthesia, MD anesthesia from my home state, private NMB, anyway diplomas from this whatever DCA DGO. I'm 26-year-old, first generation doctor. This is first born to my parents, and I have 2 younger siblings also who don't earn. तो भाई वो तो कहाँ से, वो तो छोटे ही होंगे, भाई 20 साल के होंगे. चलो भाई, आई वॉन्ट टू अर्न अर्ली. गैस और तो के पासिंग रेट से मुझे बहुत ही डर लग रहा है. एनेस्थीसिया मेरे घर वाले कह रहे हैं करने नहीं देंगे, नहीं तो वो मुझे मेरे होम स्टेट में कोई भी मिल सकता, नहीं तो वो मुझे मेरे होम स्टेट में कोई भी मिल सकता. डिप्लोमा ये जो है आर सेफर ऑप्शंस लगता है. ऑल्सो सर मुझे प्लास्टिक सर्जरी में थोड़ा सा, ऑर्थो में थोड़ा सा जॉब सेटिस्फेक्शन है. बट सर मुझे नहीं लगता कि जिन पंगों अगर मैं DNB फाइनल फेल हो गया तो, अरे भाई नेगेटिव सोच से थोड़ी चलते हैं. भाई मैं ड्राइव करके जा रहा हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, रोज सुबह निकलता हूँ, भाई एक्सीडेंट हो गया तो ये तो उस किस्म की बात हुई. भाई आपने कोई ऐसे किस्से थोड़ी सुने हैं कि भाई 10 साल तक DNB पास नहीं किया. क्या बात कर रहे हो यार, इतने ब्राइट स्टूडेंट हो, पढ़ोगे, मेहनत करोगे, एग्ज़ाम दोगे. मैं बताऊंगा DNB का जो ये पासिंग का चक्कर है और स्टाइपेंड का चक्कर है, इसके बारे में एक फॉलो अप 5 या 10 मिनट का वीडियो आज डाल दूंगा, देख लेना हो. बट सर मुझे नहीं लगता ये जो भी, आई एम सो स्ट्रेस्ड एंड आई कैन टेल यू माई फैमिली वॉन्ट्स अ ग्लैमरस ब्रांच एंड दे वॉन्ट मी टू रिपीट टू, इफ नॉट DNB ऑर्थो or respiratory medicine page. But sir I do not think I can board them anymore and should join something and leave. अगर पसंद नहीं है या नहीं आया तो ऑलमोस्ट आई विल नॉट हैव टू रिग्रेट. क्या बताएं भाई, आपके बारे में बहुत सारे झमेले हैं. एक तो ये बताऊं, डॉक्टर तो आप है, आपके पेरेंट्स आपको नहीं बता सकते आपको क्या करना है. कोई बच्चा, कोई पेरेंट डॉक्टर नहीं बोल सकता 12th में कि भाई तुझे डॉक्टर, उसका इंक्लिनेशन इंजीनियरिंग है, उसका डॉक्टर बना दोगे, वो सफल नहीं होगा. कोई बच्चा अगर डॉक्टर बन गया, बोल रहा है मैं सर्जिकल माइंड है, उसको मेडिसिन में पुश करोगे, वो सफल नहीं हो सकता. भाई मेरे डॉक्टर वंदन, तेरे को ही डिसाइड करना है. तू मेरे और नज़दीक आ गया है वंदन, क्योंकि नागपुर की आपने बात की है. आपको पता नहीं है दोस्तों, नागपुर ही तो है जहां मेरा बचपन गुजरा है. नागपुर से 20 किलोमीटर दूर एक सिटी ऑफ कनान है, कनान रिवर के बैंक्स पे, और वो रिवर के बैंक्स में एक BKCP स्कूल है. मेरा स्कूलिंग फ्रॉम नर्सरी टू 8th स्टैंडर्ड वहां हुआ है. वंदन जानता है, जबलपुर रोड है, नागपुर से आएगा, कनान रिवर क्रॉस करेगा, रिवर के बैंक पे BKCP स्कूल है, वहां मैं पढ़ा हूँ. तो मेरे नज़दीक आ गया. नागपुर में मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड है डॉक्टर शरद ढाके.
He's a pass out from National Institute of Design and he's having his own studio. ये पहले LG का प्रोडक्ट हेड हुआ करता था, आज दूसरी कंपनी है उसके लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है। हम लोग जब छोटे से बच्चे बहुत ही यानी सामान्य फैमिली से आते थे, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने ये सोचा कि भाई डहाके के जो फादर थे वो तो माइनर थे, नागपुर के आजू बाजू कनान में कोल माइंस बहुत है। He was a minor. My father was doing a job, just a recent job in a Brookmont India Limited. लेकिन इन्होंने ये सोचा यहाँ एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, खंडेलवाल फेयर ऑलॉयज था, उसका पब्लिक प्रेस स्कूल था, उस जमाने में फीस ठीक ठाक थी। पापा मम्मी ने सोचा कि नहीं पढ़ाएंगे तो यहीं पढ़ाएंगे। ये एक बहुत बड़ा काम किया और इनका जो ये उपकार है मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। ये भी चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, मैं भी चाहता था मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन इन्होंने फिर मुझे नहीं पूछ किया कि कौन सी ब्रांड ले, या भाई ये इनका हक है, माँ बाप का हक बनता है अपने बच्चों पे। उन्होंने इस हद तक नहीं कि आप इतने टेंस हो, इतने स्ट्रेस हो, ये ब्रांच लूँगा, वो ये चाहते तो ये करूँ। नो, जहाँ तेरा पैशन है, पैशन नहीं होगा तो सक्सेसफुल कैसे होगा, पैशन नहीं होगा तो 35 साल प्रैक्टिस कैसे करेगा, नहीं हो सकता। जहाँ तुझे पैशन लग रहा है, अगर लग रहा है कि नहीं मिला तो सेकंड ट्रायल दे दो भाई, कंफ्यूजन दूर करो, स्ट्रेस में मत रहो। अरे भाई ठीक ठाक रैंक आई है, उतनी बुरी भी रैंक नहीं है, क्या स्ट्रेस कर रहे हो, ठीक ठाक इतनी ब्रांचेस तो मिल रही है तुझे। लोगों को तो प्रॉब्लम हो गई, एक डिप्लोमा मिल रहा है या कोई नॉन क्लिनिकल मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। सोचने की बात है, सोचो समझो, अपने आप डिसाइड करो, खुद अपने डिसीजन के मालिक बनो। आखिर लाइफ आपको जीना है। मैं अपने बेटे को भी इस तरह से मेंटोर कर रहा हूँ। मेरा बेटा आज 21 साल का है, 3rd MBBS का जो है पार्ट 1 ENT ऑफ्थल के एग्ज़ाम है उसके 6 तारीख को। जो भी मेरे लाइफ के डिसीजन होते हैं मैं इस तरह से लेता हूँ, आई हैव क्रॉस 50, आई एम 53, कि भाई जो मेरे डिसीजन है, मान लो मैं 75 ईयर्स जीता हूँ तो 2/3 ऑफ माई लाइफ इज़ ओवर, या 5 पार्ट में करते हो तो 3/5 ऑफ माई लाइफ इज़ ओवर, या 4/5 यू कैन से वॉट एवर। और मेरे बेटे का या 3 में करो तो मेरे बेटे का तो 1/3 भी नहीं हुआ है, 1/5 लाइफ चालू हुआ है अभी, या 1/4। तो जिसको अभी 3/4 लाइफ जीना है और जिसको सिर्फ 1/4 लाइफ जीना है, तो 1/4 लाइफ वाला तो डिसाइड नहीं कर सकता कि 3/4 वाले लाइफ को कैसे जीना है। मैं तो निकल जाऊंगा 20 साल बाद, तो जिसको अभी और 50 साल जीना है उसको थोड़ी ना मैं फोर्स कर सकता हूँ। टाइम्स आर डिफरेंट, पीपल आर डिफरेंट, प्रैक्टिस इज डिफरेंट, पेरेंट्स वोंट अंडरस्टैंड दैट। पेरेंट्स को ये पता नहीं चलेगा प्रैक्टिस कहाँ जा रही है, टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, नहीं। समाज में उनको ये है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, उनके लिए स्पाउस ढूंढेंगे, ये वो ठीक है। ग्लैमरस ब्रांच क्या होती है भाई, मुझे बता, ग्लैमरस ब्रांच कौन सी होती है? व्हाट इज ग्लैमरस ब्रांच? यहाँ कोई ग्लैमर मॉडल अपनी ट्रीटमेंट कराने दे, वो ग्लैमरस ब्रांच है? क्या है, डॉक्टर ग्लैमर बनने के लिए आए हो? नो। सोचो, बहुत इमोशनल बात है, बहुत दिल छूने वाली बात है। अपने डिसीजन का अपना मालिक बन, मर्द बनो। पेरेंट्स को आप वो नहीं कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन मैं तो डॉक्टर तो बना, मुझे ये करना है, इसी में मैं सक्सेस हो जाऊंगा। आई एम पुशिंग यू टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। Let us go for another, candidate, that is paid Raju, paid Raju, whatever. During the DNB, how much stipend is possible? Please take it. I'm taking this in a quick session. I'll take गुजरात, ये DNB का होता है स्टाइपेंड का, वो लोग इंस्टीट्यूट्स पे छोड़ते हैं, वो लोग गवर्नमेंट छोड़ते हैं। एक रूल है कि DNB का जो बच्चा आता है वो स्टेट गवर्नमेंट को ये फोर्स है, यानी बाय रूल है कि उसको वो स्टाइपेंड देना ही है। अब दो चीज़ है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट है। सेमी गवर्नमेंट में जो है, आज मैं गुजरात का बता रहा हूँ, जो बच्चे पूछ रहे थे कि जो सेमी गवर्नमेंट है, जीमर्स जो है, गुजरात मेडिकल दिस एजुकेशन एंड रिसर्च जो है, जीमर्स सोसाइटी या जो भी है, तो जीमर्स के जो मेडिकल कॉलेज होंगे 25 कॉलेज होंगे, सेमी गवर्नमेंट है, और उसमें DNB भी होता है, MDMS भी होता है। तो वहाँ जो DNB है वहाँ की आपकी जो है स्टाइपेंड है 84,000 per month. So your stipend is 84,000 per month.
सो स्टाइपन इज 84,000 पर मंथ, और एसएस का स्टाइपन होता है, हमारे प्राइवेट में भी 80,000 था और एसएस का स्टाइपन तो 1,20,000 था। ठीक ठाक स्टाइपन है, ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन इट्स अ कंपल्शन फॉर एवरीबडी टू गिव स्टाइपन टू द कैंडिडेट्स, इज द रूल। अब स्टेट वाइज जो है, स्टेट ने क्या रूल बनाया तो वो स्टेट पे डिपेंड करता है, स्टेट ने क्या गाइडलाइंस दी हुआ, तो यू कैन चेक आउट दैट। स्टाइपन तो मिलता है, अच्छा ही स्टाइपन है। 84,000 85,000 लाख रुपीज इज नॉट अ बैड स्टाइपन मैन। पता है मुझे कितना स्टाइपेंड मिलता है? 5,500 फर्स्ट ईयर ऑफ एमडी। जब पास हुआ मैं, फोर्थ ईयर जब हुआ, क्योंकि ऑल इंडिया कैंडिडेट था तो 3 महीने अर्ली आ जाते थे हम। फोर्थ ईयर तरीके मैंने एग्जाम दिया था, 7,500 था मेरा स्टाइपेंड भाई। शादी कर लिया था, घर चला रहा था मैं। डॉक्टर ध्रुव पंड्या है, वो बोल रहे जस्टिस इज सेइंग थैंक यू, अनुष्का इज सेइंग थैंक यू। एंड वी गो टू अनदर डॉक्टर मोइन। डॉक्टर मोइन है, डॉक्टर मोइन ये बोल रहे हैं कि हेलो सर, गॉट अ नीट पेज रैंक ऑफ 7,500। बहुत लंबा मैसेज, आई विल कंक्लूड विद दिस मैसेज एंड आई विल कम विद अनदर हाफ एन आवर फॉर अनदर मैसेजेस। गॉट नीट रैंक ऑफ 7,500 इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन माय ड्रीम ब्रांच इज रेडियोलॉजी एंड द सेकंड option is general surgery, radiology, general surgery, good. And after being the first generation doctor, I have got to know that surgery will be the toughest journey. Have seen, lost years, cut off this and whatever, MD read in the government college, but not getting MD read in government college, but I'm getting MD radio in private medical colleges. Whereas the DNB radiology last year went up to 8,000 in stray vacancy round. Whereas DNB radio, yeah. I'm really confused whether to keep with the education loan or to study in a private medical college. College in my state is the category seat is 8 category is 7 lakhs per annum. It's really worth it, sir. And should I do surgery instead of buy? दो चीज़ है, एटलीस्ट मैं खुश हूँ तो दो में ग्रेजुएट हुआ है, यानी दो में आ गया, रेडियोलॉजी और ये एक नॉन क्लिनिकल है और एक टोटली सर्जरी का। जो टफ लग रहा है, इफ़ यू आर फीलिंग टफ कि बहुत ये होगा बहुत ही, मत कर सर्जरी। लोन के ऊपर आया हूँ। कल मैं जब डिनर में गया था तो मेरे जो है मेरी सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड है, जिसे हम साधु भाई बोलते हैं, साधु भाई है, वो बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। वो यस बैंक के वाइस प्रेसिडेंट है और वेस्टर्न इंडिया पूरा कवर करते हैं। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कई सारे स्टेट्स कवर करते हैं। तो जब मैं बात हुआ, मैं उससे बात कर रहा था अपनी जो ये नीट पीजी की जो ब्रांच का, तो इन्होंने बोला, मैं बोला कई बच्चे आ रहे जिन्हें फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आता इशू, एंड इनका नाम है त्रुशान जोशी पूरा। त्रुशान ने मुझे कहा कि अगर किसी को भी लोन्स का प्रॉब्लम है तो इन्हें ये मैसेज दे देना कि नया कानून आ गया है, आपको लोन फ्री में दी जाती है। फ्री में ये है कि आपको कोई गारंटर नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप जस्ट अपना एडमिशन लेटर दीजिए। बच्चों को जो है लोन है विदाउट एनी गारंटी। उन्होंने ये डिसरिस्पेक्ट किसी प्रोफेशन के लिए नहीं। मान लो कोई रिक्शा चला रहा है, कोई इतना ही गरीब है और इनका बच्चा भी शायद लोन अप्लाई कर रहा है मेडिकल एजुकेशन के लिए, उनके पास ना कोई गारंटी है, ना घर है, ना कुछ, और इनकम का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन बच्चा एडमिशन लिया हुआ है मेडिकल कॉलेज में, उसे लोन इन लोग पूरी दे रहे हैं। वो बोले कि नेशनलाइज बैंक के लिए गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया हुआ, यू हैव टू गिव देम लोन। दोज काइंड ऑफ लोन्स आर नॉट बैड। अगर इस किस्म का है 7-8 लाख रुपया पर एनम इज नथिंग ब्रो। 25 लाख रुपया कुछ भी नहीं है। ले ले लोन, निकल पर ले ले ये सीट, डोंट वेस्ट टाइम। मैं चाहता हूं, अगर आप लोग चाहते हैं तो त्रुशान के साथ मैं कन्वर्सेशन कर देता हूं। ये बहुत ही सुलझे हुए हैं, बहुत ही बड़े मार्केटिंग ये है, मार्केटिंग वाले लोन में ये बहुत बड़ा अपना नॉलेज रखते हैं। मेरा सब लोन बोन है। मैं उसे बोल देता कि त्रुशान ये गाड़ी लेना है, वो सब करके सीधी गाड़ी घर पे छोड़ जाता है, बोले ये लेटर साइन करो। इस किस्म का ये बंदा है। मैं इसे लेके आऊँगा, अगर आप चाहते हो तो मैं इसे ले आऊँगा, छोटा सा इंटरव्यू करेंगे कि भाई स्टूडेंट एजुकेशन लोन होती क्या है, कैसे ली जाती है, कैसे भरे जाती है, इंटरेस्ट क्या होता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। ले ले लोन ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस रिप्लाई के साथ ही मैं आज का सेशन क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट आगे जाते हुए मैं ये डिसाइड करने वाला हूँ कि हाउ अबाउट आई विल टेक टू अ पोल कि हाउ अबाउट doing some videos like podcast. I'm not still that kind of a YouTuber and don't have that kind of a time where I can make a official podcast। यानी मगर धीरे धीरे मैं अपना स्टूडियो टाइप का बनाने का सोच रहा हूँ। दैट विल बी अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर टू हैव। तो मेरा घर है, बंगलो है, ऊपर सबसे ऊपर का रूम जो है गेस्ट रूम है, वहाँ कोई नहीं होता।
गेस्ट उतने कोई आते नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ उसी रूम में पूरा डिज़ाइन करके एक स्टूडियो बनाने वाला हूँ। और पॉडकास्ट के हिसाब से अभी हम ये कर सकते हैं कि जूम कॉल्स कर सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू लाइक इंस्पायरिंग कैरियर्स, जो है इंस्पायरिंग कैरियर्स, इसका टॉपिक दे देते हैं। मैं उन कैंडिडेट्स को लाऊंगा, मान लो एक MS ऑर्थो है, गुजरात के छोटे टाउन से आते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, बोर्ड में रैंक लाते हैं, और वो सबसे टॉप कॉलेज में एंटर करते हैं, फिर वो MBBS होते हैं। वहाँ उनको तो प्लेट में मिल रही थी ऑर्थोपेडिक्स, लेकिन वो बोलते हैं मेरे हॉस्पिटल की मैं सीट क्यों वेस्ट करूँ, मैं ऑल इंडिया दूंगा, वहाँ से सीट लूँगा, वहाँ से जाके वो सीट ले दूँ, पता ही है मैं तो करने ही वाला हूँ। अपनी प्रैक्टिस चालू करते हैं। आज गुजरात के जो है यानी अहमदाबाद के टॉप 5 लीडिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन में है। इनकी अभी अपनी खुद की हॉस्पिटल है, लेकिन अभी मान लो 25 बेड है, और ये अपना बनाया जा रहा है कि 100 बेड का हॉस्पिटल, जिसका कॉस्ट हुआ 60 to 70 करोड़। तो इस लेवल के बंदे हैं। एक दूसरा बंदा है जो कैंसर सर्जन है। आप इनका बैकग्राउंड, हम्बल बैकग्राउंड देखें कि बचपन कहाँ गुजरा, एक छोटा सा गाँव है, छोटा सा घर है, वही नलिए वाला छोटा सा घर है, जिसका कोई अभी आइडेंटिटी नहीं है। इस घर में बोले सर मैं बॉर्न हुआ था, सोचिए यहाँ मैं पढ़ा था स्कूल, और आज वो हेड एंड नेक कैंसर सर्जन है। ये MS जनरल सर्जरी करते हैं, उसके बाद ये DNB करते हैं, कैंसर सर्जरी DNB वाले। ये DNB करता है, DNB पास होता है, तगड़ी प्रैक्टिस कर रहा है, और वो डॉक्टर संकेत मेहता के ग्रुप में है, SSF ग्रुप में। इसने 1 साल की प्रैक्टिस की और ये सीधा आज BMW चला रहा है। सोचिए, these are the inspiring stories I will come up. Another inspiring story that I am thinking of is ENT, because ENT का बहुत चल रहा है। एक बंदा था, ENT था, मेरे से गाइड लेता था, ये बोल रहा है तो मुझे तो ENT करके नहीं छोड़ना, यहाँ FHNO, मैं HFNO बोला था, HFNO नहीं FHNO। अगर आपको FHNO, इफ यू वांट टू स्क्रॉल, F इज फेलो, HNO फेलो ऑफ हेड एंड नेक ऑन्को सर्जरी, ऑन्कोलॉजी व्हाटएवर। तो HFNO की जो फेलोशिप करता है, उसके बाद भी ये टिकता नहीं है कि ये मेरे लिए इनफ नहीं है, मैं आगे भी जाऊंगा, मैं स्कल बेस्ड सर्जरी करना चाहता हूँ, मैं MCH, बिकॉज ENT इज एन MCH। वहाँ साउथ में यहाँ कुछ 15 सीट थी उस टाइम, 2 साल पे 3-4 साल पहले की बात है। एक अटेम्प्ट देता है, उसे पास नहीं होता, दूसरी अटेम्प्ट देता है, पास होता है, लेकिन उसने बोला था मैं टाटा मेमोरियल में ही करूँगा MCH हेड एंड नेक सर्जरी। और टाटा मेमोरियल में 2 या सीट होगी, लेकिन टाटा फर्स्ट सीट है, फर्स्ट 1 या 2, यानी फर्स्ट कैंडिडेट तो टाटा में ही जाता है। तो इसे MCH SS में, हेड एंड नेक SS में ENT वाले को इसे फर्स्ट रैंक लाना था, या फर्स्ट या सेकेंड, ही कांट अफोर्ड टू इवन बिकम फिफ्थ। उसके पहले शायद उसकी 15 रैंक आई थी, तो उसे टाटा नहीं मिल रहा था। ही डिडंट गो डाउन, ही कंटिन्यूड एज रेजिडेंट, टीम में जुड़ गया, काम कर रहा था। थर्ड टाइम में ये आता है फर्स्ट रैंक। मैं जब उसका रैंकिंग वो देखा, मैं रिजल्ट देखा, क्या ही बंदा है, मैं बोला क्या ही है। इनका नाम है डॉक्टर अनुज शाह, और अनुज शाह रैंक 1 आई थी MCH में, SS में, हेड एंड नेक उनको सर्जरी में, आफ्टर ENT। अनुज फिर जाते हैं टाटा मेमोरियल, जाते हैं और वहाँ MCH करते हैं, वहाँ हेड एंड नेक सर्जरी करते हैं, उसमें स्कल बेस्ड सर्जरी के एक्सपर्ट बने हुए हैं, और वहाँ जो आ गए HCG में जुड़ गए, अपनी भी एक प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्टार्ट अच्छा है। जो लोग सोचते हैं एक मोटो लेके चलते हैं, इनके तो शादी भी हो गई थी, बच्चा भी हो गया रेसिडेंसी के टाइम, अब बच्चा बड़ा भी हो रहा है। ये लोग हैं इंस्पायरिंग डॉक्टर्स हैं, इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी, रियल डॉक्टर्स की मैं स्टोरी लेके आऊँगा। ना ही कोई ऐसा आ जाता है यूट्यूब में अपनी शेखी वगारने आ जाते हैं, बोलते ये मत लो वो मत लो। मेरा भाई क्या एक्सपीरियंस की बात कर रहा है भाई, बच्चों को डराना थोड़ी है। DNB अच्छा है नहीं है। सो ये चैनल पे पॉजिटिव बात ही होगी, ये चैनल पे कोई नेगेटिव बात नहीं। कि आज मैं ये क्लोज करता हूँ सेशन, फिर मिलते हैं विद एन अगले सेशन। आज ही मैं ट्राई करता हूँ, जितने भी मैसेजेस आए मैं सबको ले लूँगा, कल हम ट्राई कर सकते हैं लाइव सेशन का। फॉर दिस टाइम थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।